हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं जिनमें से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला फ्यूजन डिस्कस कर लिया, फिर बडिंग और लास्ट जो थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेगमेंटेशन, वो विद एग्जांपल्स पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब उससे आगे के पॉइंट डिस्कस करने हैं तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सी? जीमा। जीमा क्या होते हैं? जीमा, these are unicellular और मल्टीसेलुलर। These are unicellular और मल्टीसेलुलर प्रोपेग्यूल्स। These are unicellular और मल्टीसेलुलर प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? प्रोपेग्यूल्स होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या प्रोपेगेशन बोलो तो ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, यानी कि जीमा प्लांट्स की स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि वेजिटेटिव आ गया तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोपेग्यूल है। तो जीमा एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म की जाएगी। ये यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है। ठीक है, हम मान रहे हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन मार्केंसिया। मार्केंसिया में क्या होता है? एक प्लांट है मार्केंसिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जीमा जो हैं, इसके जीमा आर बिस्कुट शेप्ड। पहली बात तो उनकी शेप बिस्किट जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंट इन कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जीमा कप। कप शेप्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें जीमा का कप कहा जाता है, यानी जीमा कप कहा जाता है। समझ रहे हो? क्लियर है? अब देखो, ये जो हैं ये डेवलप होंगे आगे जाकर के। ठीक है, जीमा मैं कहूंगा एट मैच्योरिटी जीमा डिटैच एंड develops a new individual। यानी मेच्योर होने पे जीमा डिटैच होगा और एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देगा। ठीक है, एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएगा। अब ये डेवलपमेंट किस तरह की होगी? तो देखो, समझने की कोशिश करो कि दो तरह के सेक्स बनेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग। तो देखो, मेल थैली से जो जीमा बना है, वो डेवलप होगा, डेवलप्स अ न्यू मेल थैलस। थैली और थैलस बोला जाता है इनकी बॉडी को, यानी मेल थैलस से जो जीमा डेवलप होगा वो नया मेल थैलस बनाएगा। ठीक है, नई मेल थैली डेवलप करेगा। इसी तरह जो फीमेल थैलस है या फीमेल थैली से डेवलप है जीमा, वो क्या करेगा? जो फीमेल थैली से डेवलप जीमा है वो क्या करेगा? develops a new
फीमेल थैलस, न्यू फीमेल थैलस। थैलस बोला जाता है इनकी बॉडी को। तो देखो मेल थैले वाले मेल थैली बनाएंगे, फीमेल थैली वाले जीमा फीमेल थैली बनाएंगी। क्लियर हो रहा है, समझ गए। तो जीमा जैसे मार्केंसिया का एग्जांपल लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्केंसिया में बिस्कुट शेप्ड होते हैं, जीमा कप में प्रेजेंट होते हैं, मैच्योरिटी पे डिटैच होकर के नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, यानी नया मेंबर स्पीसीज का डेवलप होता है इन जीमा जैसे स्ट्रक्चर से। ये एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट है। तो तुम लोग कह सकते हो कि जीमा सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है। क्लियर है, समझ गए। तो ये जीमा है। वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जीमा हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की यूनिट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट यूनिट क्या है वो डिस्कस करनी है। 4 यूनिट हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। 4 यूनिट कह दो या 4 मैकेनिज्म कह दो, ठीक है, अलग अलग तरह के। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और किस तरह से वेजिटेटिवली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, और किस मेथड से ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 5th टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन क्या होता है? तो पहले तो पॉइंट आता है कि रीजनरेशन आया कहां से। तो सबसे पहले डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय अब्राहम ट्रेम्बले। अब्राहम ट्रेम्बले इन 1740, ठीक है। 1740 में अब्राहम ट्रेम्बले नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया रीजनरेशन को। रीजनरेशन देखी उसने, ठीक है, और लोगों को बताया कि रीजनरेशन क्या होता है। तो रीजनरेशन होता क्या है? रीजनरेशन है रीग्रोथ, रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट, रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट। कोई भी बॉडी पार्ट अगर इंजर्ड हो जाए, बॉडी में किसी भी पार्ट में इंजरी हो जाए, तो उसकी जब वापस से रीग्रोथ होती है ना उसी पार्ट की, ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम लोग, या ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है। ऐसे मैकेनिज्म रीजनरेशन कहलाते हैं। तो देखो बात आती है कि रीजनरेशन आगे कितने टाइप्स की होगी। तो रीजनरेशन के टाइप हम लोग बताते हैं। रीजनरेशन 2 तरह की है, 2 तरह की रीजनरेशन हमें देखने को मिलती है। 2 तरह की रीजनरेशन हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? पहली जिसे हम लोग कहते हैं मोर्फोलेक्सिस। मोर्फोलेक्सिस इज अ टाइप ऑफ रीजनरेशन। सेकंड एपीमॉर्फोसिस, 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 ठीक है, समझ गए। तो 2 तरह की रीजनरेशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? रीग्रोथ है इंजर्ड पार्ट की। अब यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 2 तरह की अलग अलग क्यों बताई, किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो मोर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस की अलग अलग स्टडी करेंगे, समझ गए। तो देखो अब्राहम ट्रेम्बले ने डिस्कवर की थी, पॉइंट याद रखना जरूरी है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट यही देख लो, टाइप्स देखने से पहले एग्जांपल्स रीजनरेशन के एग्जांपल तो काफी जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे स्पंजिस में रीजनरेशन होती है, ठीक है। प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें डुजेशिया भी कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लोअर कैटेगरी के हैं, उनमें ये
इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कुछ हायर कैटेगरीज में आते हैं, बट ये कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर भी प्रेजेंट है, जैसे लिजार्ड है। ठीक है, जैसे लिजार्ड है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर, समझ गए? अब हम इसके दोनों टाइप देखने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट टाइप मैंने क्या कहा था, क्या होता है रीजनरेशन का फर्स्ट टाइप? मॉर्फल एक्सिस। तो मॉर्फल एक्सिस देखो क्या है, मॉर्फल एक्सिस क्या है? मॉर्फल एक्सिस, मॉर्फल एक्सिस से मैं रिलेट करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि मॉर्फल एक्सिस जो है इसमें क्या होता है? ग्रोथ या रीग्रोथ में कहूं तो रीग्रोथ या ग्रोथ ऑफ होल बॉडी, ग्रोथ ऑफ होल बॉडी फ्रॉम अ स्मॉलर या स्मॉल पार्ट, यानी अपनी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें मिल गया या छोटा सा हिस्सा भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जैसे अगर मैं कहूं कि रीजनरेशन इंसानों में अगर होती तो किस तरह की होती कि अगर अपनी उंगली काट दी जाए तो उंगली एक पूरा की पूरी ह्यूमन बॉडी डेवलप कर सकती है। इस तरह के मैकेनिज्म को रीजनरेशन कहा जाता है, समझ गए? और इस तरह का मैकेनिज्म मॉर्फल एक्सिस होता है। क्लियर है, जिसमें एक छोटा सा पार्ट पूरी की पूरी बॉडी डेवलप कर देता है, समझ गए? एक छोटा सा पार्ट बॉडी का, स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलर पार्ट पूरी की पूरी बॉडी की ग्रोथ कर दे। ठीक है, इस तरह की जो रीजनरेशन होती है उसे मॉर्फल एक्सिस रीजनरेशन कहा जाता है, समझ गए? क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप की जो रीजनरेशन है उसे एपीमॉर्फोसिस कहा जाता है। एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस देखो, एपीमॉर्फोसिस दो तरह की होती है, बट पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि ग्रोथ या एक तरह से डेवलपमेंट कह दो, डेवलपमेंट ऑफ इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट ओनली। कि देखो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। रीजनरेशन तो रीजनरेट करेगा, मतलब दोबारा बनाएगा। अब क्या बनेगा इस बेसिस पे दो तरह की बताई गई है। ये जैसे मेरा हाथ काट के अलग कर दिया, ठीक है, एक साइड हाथ है, एक साइड मैं हूं जिसके हाथ नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा अगर मेरा हाथ पूरी की पूरी बॉडी बना दे तो वो तो आएगी मॉर्फल एक्सिस में, वो तो आएगी मॉर्फल एक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन में। और मैं, मेरी बॉडी है सिर्फ हाथ नहीं है, तो मेरी बॉडी हाथ डेवलप कर ले अपने आप। ठीक है, कुछ साई-फाई मूवीज में देखा भी होगा तुम लोगों ने, हॉलीवुड वगैरह की, तो वो हाथ जो अपने आप डेवलप हो रहा है, ऐसी जो प्रोसेस है रीजनरेशन की वो एपीमॉर्फोसिस होती है, वो प्रोसेस एपीमॉर्फोसिस होती है। ठीक है, एपीमॉर्फोसिस आगे जाकर के दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है रिपेरेटिव, रिपेरेटिव रीजनरेशन, रिपेरेटिव रीजनरेशन, और सेकंड होती है रिस्टोरेटिव, रिस्टोरेटिव रीजनरेशन, रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। रिस्टोरेटिव रीजनरेशन तो देखो कैसे शो होगा ये। तो देखो रिपेरेटिव रीजनरेशन यानी नाम से समझ आ रहा है रिपेयरिंग होगी यहां। रिपेयरिंग मतलब रीग्रोथ ऑफ, रीग्रोथ ऑफ सम डैमेज्ड टिश्यू। अगर बॉडी के कुछ टिश्यू डैमेज हो गए थोड़े बहुत, तो वो वापस से रीग्रोथ कर जाएं
ऐसी रीजनरेशन रिपेरेटिव यानी वो रिपेयर हुए हैं, ठीक है। रिस्टोरेटिव, रिस्टोर करना मतलब कुछ हिस्सा टूट के अलग हो गया, दोबारा वो हिस्सा डेवलप कर लेना, ये रिस्टोरेटिव टाइप का रीजनरेशन है। तो देखो ये मैं कहूंगा कि रीग्रोथ, रीग्रोथ ऑफ सीवियर इंजर्ड बॉडी पार्ट, सीवियर इंजर्ड बॉडी पार्ट, ठीक है, ये रिस्टोरेटिव है, यानी सीवियरली इंजर्ड हो गया कोई बॉडी पार्ट, ठीक है, मतलब समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, चोट फेट लग गई, बहुत ज्यादा, जैसे ये कह सकते हैं कि इंजरी हुई है, तो पार्ट नॉर्मल सा मान लो कि अलग ही हो गया कोई पार्ट, और फिर वो डेवलप हो रहा है, दोबारा ग्रोथ हो रही है उसी पार्ट की, जैसे हाथ कट के अलग हो गया, फिर हाथ डेवलप हो गया यहाँ नया, ठीक है। तो इस तरह की जो रीजनरेशन होगी वो रिस्टोरेटिव रीजनरेशन होती है, समझ रहे हो। देखो टाइप, और रीजनरेशन ग्रोथ है बॉडी पार्ट्स की, किस तरह की, मॉर्फल एक्सिस में छोटे से पार्ट से पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एपिमॉर्फोसिस में पूरी बॉडी में वो छोटा सा पार्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब एपिमॉर्फोसिस दो टाइप की, रिपेरेटिव मतलब छोटा सा पार्ट या कोई टिश्यू जो डिजनरेट हो गया उसे डेवलप कर देंगे, और रिस्टोरेटिव मतलब कोई ऑर्गन ही डिलीट हो गया हो बॉडी में से, मतलब कट के अलग हो गया, टूट गया हो, तो वो पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है ये है रीजनरेशन का पॉइंट। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, रीजनरेशन रीग्रोथ है बॉडी पार्ट्स की, दो टाइप की होती है, एक में छोटे से पार्ट से पूरी बॉडी डेवलप होगी, एक में पूरी बॉडी में अगर छोटा पार्ट मिसप्लेस हो गया वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा, तो दो तरह का, या तो छोटा सा पार्ट कोई टिश्यू है तो वो तो होगी रिपेरेटिव टाइप की, और कोई ऑर्गन हो गया जैसे टूट गया, कट गया, अलग हो गया, ठीक है, किसी ने उखाड़ डाला कुछ, समझ रहे हो, तो वो वापस डेवलप हो जाना रिस्टोरेटिव टाइप का रीजनरेशन है, ठीक है, समझ गए। ऐसा कटने फटने वाला केस तुम लोगों ने अभी अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आई थी वहां देखा भी होगा, ठीक है। तो ये रीजनरेशन होती है, इंसानों में नहीं होती इसलिए वहां पॉसिबल नहीं हो पाया। तो देखो नेक्स्ट, ये था फिफ्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, क्लियर है, समझ गए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जो तुम लोग सोच रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी नहीं आएगी, कुछ टाइम लगेगा, कुछ पॉइंट्स और है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो क्लेरिफाई करेंगे, वो क्लियर करेंगे, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सब्र रखो, फल मीठा होता ना। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिक्स्थ टाइप की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी है सिक्स्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसे कहा जाता है स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, ठीक है। देखो इस टेक्निक में, इस मेथड में क्या किया जाएगा, स्पोर्स डेवलप किए जाएंगे, समझ रहे हो, स्पोर्स डेवलप किए जाएंगे। कैसे, स्पोर क्या होते हैं, तो पहले समझो स्पोर क्या होते हैं। ये मैकेनिज्म भी नॉर्मली प्लांट्स में ही देखने को मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, एनिमल्स में ऐसे मैकेनिज्म नहीं होते। तो देखो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, कुछ एडवर्स कंडीशंस आने पे प्लांट्स के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बना दें जो उस एडवर्स कंडीशन में पड़ा रहे, भले ही प्लांट की बॉडी डिजनरेट हो जाए, प्लांट की डेथ हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो स्पोर है ना, वो बन गया हो तो वो पड़ा रहे, विद स्टैंड करे, ठीक है, परसिस्ट करे उस अनफेवरेबल कंडीशन को, और वो अनफेवरेबल कंडीशन निकलने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आए तो फिर वो डेवलपमेंट शो करे, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही निकले, फेवरेबल कंडीशन आए तो फिर उसमें डेवलपमेंट हो और नया प्लांट ऑर्गेनिज्म या नया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो, नए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो, समझ गए। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो डिस्पर्सल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हैं स्पोर्स, क्लियर है, समझ गए। तो देखो
स्पोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? दीज आर स्पेशल थिन और थिक वॉल्ड. These are special thin or thick walled unicellular और multicellular dispersive structures. ठीक है. डेवलप्ड mainly by plants during unfavorable conditions. अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप किए जाते हैं मेनली. समझ रहे हो? और मेनली डेवलप कौन करता है? प्लांट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, प्लांट्स डेवलप करते हैं स्पोर्स. कैसे होते हैं? स्पेशल थिन और थिक वॉल स्ट्रक्चर है. वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के. डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर्स हैं. क्लियर है? डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर्स हैं. समझ गए? और मैं कहूंगा नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं का कि कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. ठीक है, मोटाइल यानी इनके अंदर मूवमेंट प्रेजेंट हो सकती है, चलने फिरने वाले होंगे या फिर बिना चलने फिरने वाले होंगे जिनके अंदर मूवमेंट एब्सेंट हो. नॉन मोटाइल हो जो मूवमेंट ना कर सके. तो दोनों तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं. मोटाइल स्पोर्स भी हैं और नॉन मोटाइल स्पोर्स भी हैं. क्लियर है? समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं कि स्पोर किस किस टाइप के हैं. ठीक है, स्पोर्स के टाइप्स क्लियर करते हैं. पहले ये समझ लो कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तीनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या क्या क्लियर किया कि वॉल होती है, थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. एडवर्स कंडीशंस को पार करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस को पार करने के लिए बनाए जाते हैं. प्लांट्स में मेनली प्रोड्यूस होते हैं ये स्ट्रक्चर्स. समझ गए? क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ स्पोर्स देखते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, टाइप्स ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स के कई टाइप्स हैं. तुम्हारी बुक में कई डायग्राम भी दिए गए हैं जहां पर दिखाया गया है कि स्पोर किस किस तरह से बन रहे हैं, कौन कौन सी डेवलपमेंट है स्पोर की, और स्पोर के टाइप्स क्लियर किए हैं. वही सब टाइप्स हम लोग यहां क्लियर करेंगे. तो देखो, टाइप ऑफ स्पोर्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट टाइप जू स्पोर्स की. जू स्पोर क्या होते हैं? ये स्पेशल हैं थोड़े से, और स्पोर से थोड़े अलग हैं. स्पेशल मोटाइल स्पोर्स मोटाइल है ये. ठीक है, फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनके अंदर. फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं. क्लियर है? और फ्लैजिला की हेल्प से मोटिलिटी शो करते हैं, यानी मोटाइल हैं, चल फिर सकते हैं. क्लियर है? डेवलप्ड इन जूस्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं जू स्पोर्स. क्लियर है? समझ गए? और एग्जाम्पल की अगर बात करूं कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल सकते हैं हमें जू स्पोर, तो देखो एक क्लास है फाइकोमाइसिटीज. फंजाई की क्लास है. माइको आ गया ना, तो फंजाई. फाइकोमाइसिटीज
फाइकोमाइसिटीज में तुम लोग एग्जांपल मानो अल्ब्यूगो जैसी जो फंजाई है, अल्ब्यूगो जैसी जो फंजाई है वो जूस्पोर्स शो करती है, ठीक है। और मैनी एल्गी, बहुत सारी एल्गी भी है, बहुत सारी एल्गी भी है जो जूस्पोर्स रखती है, ठीक है। एल्गी में भी जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये जूस्पोर्स है। अब डायग्राम देख कैसा दिया है बुक ने, तो देखो बुक ने डायग्राम इस तरह का दिया जूस्पोर्स का। ये क्या है, ये जूस्पोरेंजिया है, जूस्पोरेंजिया या जूस्पोरेंजियम बोल दो, जहां जूस्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरह की स्ट्रक्चर होगी जूस्पोर्स की, किस तरह की स्ट्रक्चर होगी जूस्पोर्स की, ऐसी स्ट्रक्चर होगी जूस्पोर्स की। एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, अगर किसी को यहां से समझ ना आए तो एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेना भाई, ठीक है। आफ्टर ऑल मतलब है तुम्हें समझ आना चाहिए। तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जूस्पोर्स का, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये जूस्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, नए फंजाई, नई एल्गी के रूप में डेवलपमेंट शो कर देते हैं, एक नए इंडिविजुअल को डेवलप कर देते हैं, ठीक है। समझ गए। ये जो मैंने खड्डे से बना के खाली क्यों छोड़े, क्योंकि इसमें होता है इनके पास फ्लैजेला, जिससे ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हैं जूस्पोर्स, ये क्या है, ये हैं जूस्पोर्स, ये जूस्पोर्स हैं। क्लियर है, समझ गए। तो देखो जूस्पोरेंजिया से डेवलप हुए हैं जूस्पोर्स। पहला स्पोर है जो मोटाइल है, स्पेशल है, फ्लैजेला से मोटिलिटी आती है इसमें, फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर है फ्लैजेला नाम का, जिसकी हेल्प से मूवमेंट कर सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत सारी एल्गी में देखने को मिलता है, और फंजाई की फाइकोमाइसिटीज क्लासेस में देखने को मिलता है। ये माई नहीं है, मेरी कोई एल्गी नहीं है पर्सनल, ये मैनी है, मैनी एल्गी, ठीक है। समझ गए। तो देखो वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जूस्पोर्स से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह जो और स्पोर्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 1। क्लियर। अब बात आती है सेकंड टाइप के स्पोर्स की, बात आती है सेकंड टाइप के स्पोर कौन से होते हैं। तो देखो फर्स्ट था जूस्पोर, मोटाइल है, एक ही बार में निपटा दिया, यहीं बार बार में इसका कोई जिक्र नहीं आएगा। अब हम नॉन मोटाइल स्पोर्स पे आते हैं, जितनी भी कैटेगरीज होगी नॉन मोटाइल स्पोर्स की वो क्लियर कर लेते हैं। तो देखो नॉन मोटाइल स्पोर्स में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कोनिडिया की, ठीक है। कोनिडिया, कोनिडिया क्या होते हैं, कोनिडिया क्या होते हैं। तो देखो these are unicellular development, unicellular structures developed on conidiophore, डेवलप ऑन कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर पर डेवलप होने वाले यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दीज कैन बी सेपरेटेड, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, और कैन प्रेजेंट इन चेन फॉर्म, इन चेन लाइक स्ट्रक्चर, चेन लाइक स्ट्रक्चर, चेन जैसी स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकती है। यानी ये कोनिडिया जो है वो कोनिडियोफोर पे प्रेजेंट होते हैं, वहां ये अलग अलग भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेपरेट, और एक दूसरे के साथ अटैच्ड कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, चेन लाइक मैनर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे रस्सी बनी हो, कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गई और रस्सी बनती गई, समझ गए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कोनिडिया का। क्लियर है।
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका काफी जाना पहचाना सा नाम है, इंपॉर्टेंट है, पेंसिलियम। पेंसिलियम, पेंसिलियम में देखने को मिलती है। ठीक है, अब डायग्राम दिया है बुक ने इसका, तो देखो डायग्राम किस तरह का है, डायग्राम कुछ इस तरह का है। डायग्राम कुछ इस तरह का है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, ये कोनिडियोफोर है और इस पे डेवलप हो रही ये कोनिडिया है, ये इस पे डेवलप हो रही कोनिडिया है। ये इस पे डेवलप हो रही कोनिडिया है। ये तो एक चेन लाइक मैनर में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ अलग भी हो सकती हैं, समझ गए। ये तो एक चेन लाइक मैनर में प्रेजेंट है, कुछ अलग भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे सेपरेट हो जाती है और फिर डेवलप करती है। ठीक है, स्पोर्ट्स में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि ये सेपरेट होकर के और नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर मैं कहूंगा, ये स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर, ये यहीं लिख रखा है हम लोगों ने, ये स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर और ये स्ट्रक्चर्स हैं कोनिडिया, ये स्ट्रक्चर्स हैं कोनिडिया, समझ गए। तो देखो इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, डेवलप होते हैं कोनिडियोफोर पे, सेपरेट पे कंडीशन में भी हो सकते हैं जैसे वो उस साइड में दिखाए हैं, और चेन लाइक मैनर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पेंसिलियम एग्जांपल है इसका, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से दिखाई देता है हमें कोनिडिया का स्ट्रक्चर। क्लियर है, समझ गए। ये सेकंड टाइप ऑफ स्पोर है। ठीक है, जो और फर्स्ट टाइप है नॉन मोटाइल की, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल है। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी। नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं और कोनिडियोफोर पे डेवलप होते हैं। ठीक है, हो गया नोट। तो देखो अब नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ स्पोर पे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्पोर की बात कर लेते हैं। ये था सेकंड टाइप का कोनिडिया, सेकंड टाइप का स्पोर था जो। अब हम थर्ड टाइप के स्पोर पे चलते हैं। थर्ड टाइप के स्पोर की बात करेंगे। तो देखो थर्ड टाइप का स्पोर कौन सा है अपने पास, थर्ड टाइप का जो स्पोर है उसका नाम है क्लेमाइडोमोनाज या क्लेमाइडोफोर अगर मैं कहूँ, सॉरी क्लेमाइडोमोनाज नहीं है, क्लेमाइडोफोर है, क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर। तो देखो ये कैसे स्पोर्स होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब देखो क्लेमाइडोस्पोर कैसे होते हैं। दीज आर थिक वॉल्ड, these are thick walled spores, ठीक है, develops from conidiophore, sorry clamidophore से डेवलप होते हैं, ठीक है। थिक वॉल्ड है और थिक वॉल इसलिए है ताकि ये विदस्टैंड कर सके, विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर लॉन्ग टाइम,
काफी लंबे समय तक ये अनफेवरेबल कंडीशंस को विदस्टैंड कर सके, अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ सके, वहां प्रेजेंट रह सके। इसलिए इसके पास जो वॉल है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा थिक दी गई है। ठीक है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा थिक दी गई है। क्लेमाइडोफोर से डेवलप होता है, क्लेमाइडोस्पोर नाम है, समझ गए। और एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे रिजोपस है, रिजोपस है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है अगेरिकस, और इसका एग्जाम्पल है अगेरिकस। और इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, दो याद रख लेना, दो बहुत हैं। तो देखो क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थिक वॉल औरों की बजाय इसमें थोड़ी सी वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है, इसलिए मैंने स्पेशल लिखा थिक वॉल्ड स्पोर है, जो क्लेमाइडोफोर से डेवलप होते हैं, रिजोपस अगेरिकस में प्रेजेंट होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की कि क्लेमाइडोफोर की स्ट्रक्चर कैसी होगी या क्लेमाइडोस्पोर्स की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो वो देखो क्लेमाइडोस्पोर्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं यहां बना रहा हूं क्योंकि उस साइड जगह नहीं है। तो देखो ये इस तरह की स्ट्रक्चर शो करते हैं, ये इस तरह की स्ट्रक्चर शो करते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर यहां बनेगी इसे कहा जाता है क्लेमाइडोस्पोर। ये स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोस्पोर। ये इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकती है और इंटरकैलेटेड भी हो सकती है। ये पॉइंट भी हम लोग नोट डाउन करेंगे कि टर्मिनल भी हो सकती है और इंटरकैलेटेड भी हो सकती है। तो देखो क्लेमाइडोस्पोर्स कैन बी टर्मिनल और इंटरकैलेटेड। ठीक है, ये टर्मिनल भी हो सकते हैं और इंटरकैलेटेड भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो होती है क्लेमाइडोस्पोर की स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए। और ये क्लेमाइडोफोर है जिसके अंदर ये डेवलप होगी। क्लियर है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ स्पोर है क्लेमाइडोस्पोर्स। समझ रहे हो। अब वीडियो को पॉज करो और इस चीज को नोट डाउन कर लो। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो इसे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे फोर्थ टाइप के स्पोर की। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है इनकी। एक दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। तो देखो क्या होता है कि स्पोर्स अपनी एक स्पेशल डेफिनेट पोजीशन रखते हैं। हर स्पोर का अपना एक स्पेशल डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट स्टेजेस अलग अलग होती हैं। तो इस बेसिस पे कई सारे टाइप्स के हैं। जैसे नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट जो स्पोर है वो है फोर्थ टाइप का, जिसे कहा जाता है ओइडिया। ओइडिया, ठीक है। ओइडिया जो स्पोर है वो कैसा है? These are thin-walled. These are thin-walled unicellular fragmented structures which separate from parent body and develops into a new organism।
जो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होते हैं और नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाते हैं, थिन वॉल्ड है, यूनिसेलुलर है, फ्रेगमेंट की तरह सेपरेट होते हैं। फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने देखा ना, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसी तरह की कुछ डेवलपमेंट ये शो करेंगे, फ्रेगमेंट की तरह सेपरेट होंगे पेरेंट बॉडी से। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल इसका जो है वो है अगेरिकस। जो मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है वो है अगेरिकस। ठीक है, अगेरिकस में देखने को मिलता है क्या होता है कि देखो ये जैसे किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच अगेरिकस की बॉडी है, ठीक है, इस तरह से, और इसकी बॉडी से देखो जैसे मैं कहूं कि ये एक ब्रांच निकली हुई है इस तरह से, तो क्या होता है कि ये जो सेल्स है ना, एक एक सेल एक एक टुकड़े के रूप में ऐसे टूट टूट के बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, एक एक सेल ऐसे टूट टूट के बाहर निकलने लग जाता है। वॉल इसकी होती है थोड़ी सी थिन कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली थिन वॉल्ड है, और ये सेल्स अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एक डेवलपमेंटल जो एग्जिस्टेंस है वो स्टार्ट कर देते हैं, और इन्हीं एक एक सेल्स को, इन्हीं स्पोर्स को कहा जाता है ओइडिया। ठीक है, यही स्पोर्स हैं जो ओइडिया कहलाते हैं। तो इस तरह की डेवलपमेंट होती है। फोर्थ टाइप का स्पोर जो है ओइडिया वो शो करता है। क्लियर है, ये फोर्थ टाइप का स्पोर था। वीडियो को पॉज करो यही और नोट डाउन कर लो। क्लियर है, अब देखो फिफ्थ टाइप के स्पोर की बात कर लेते हैं हम लोग। फिफ्थ टाइप का स्पोर जो है उसकी बात कर लेते हैं। ये तो है ओइडिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ टाइप के स्पोर की। तो जो फिफ्थ टाइप का स्पोर है ना अपना, वो थोड़ा सा स्पेशल है, वो थोड़ा सा स्पेशल है। कैसे? तो देखो जो फिफ्थ टाइप का स्पोर है वो स्पेशल क्यों है? पहली बात तो नाम, उसका नाम है स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है एंडोस्पोर, एंडोस्पोर। ये नाम इसको दिया गया है इसके डेवलपमेंट के बेसिस पे। ठीक है, समझ गए? देखो मैं बताना चाहूंगा कि इन रिजोपस, इन रिजोपस लाइक ऑर्गेनिजम्स, in rhizopus like organisms these spores develops inside the sporangia. These spores develop inside the sporangia and disperse to withstand unfavorable conditions, to withstand unfavorable conditions, अनफेवरेबल कंडीशंस को विदस्टैंड करने के लिए डिस्पर्स कर दिया जाता है। क्लियर है? बनेंगे, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये बनेंगे, जिसे कहा जाता है स्पोरेंजियो, स्पोरेंजिया बोल दो, स्पोरेंजियम बोल दो। इसके अंदर बनने वाले स्पोर कहलाएंगे स्पोरेंजियो स्पोर। इनके अंदर डेवलपमेंट होती है, इसलिए इन स्पोर्स को एंडोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, अंदर डेवलपमेंट है, इनसाइड डेवलपमेंट है, इसलिए एंडोस्पोर कहा गया है। और ये डिस्पर्स कर दिए जाते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन को विदस्टैंड कर सके, पार कर सके। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख लिया, रिजोपस जैसे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो जैसे ये रिजोपस है, ये इसका स्पोरेंजियोस्पोर है, ये सॉरी स्पोरेंजियोस्पोर क्या, ये इसकी स्पोरेंजिया है। ठीक है, स्पोरेंजिया में ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे।
जिन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स या एंडोस्पोर्स कहा जाएगा। और क्या होगा, टाइम आने पे, मेच्योरिटी पे ये ये जो स्पोरेंजिया है ये फटेगी, ब्रस्ट होगी, ठीक है, इसकी वॉल टूटेगी और ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। तो देखो ये हैं वो स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है एंडोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर, ये वो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, एंडोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर कहलाते हैं। जो ये क्या है, ये है स्पोरेंजिया, ये क्या है, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये 5th टाइप ऑफ स्पोर था। यहां पर स्पोरुलेशन जो है, स्पोर फॉर्मेशन की टेक्निक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6th जो मेथड है वो खत्म होता है यहां, ठीक है। 5 तरह के स्पोर देखने थे, 5 तरह के स्पोर डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल, विद डायग्राम, ठीक है, डिस्कस हो गए यहां पर। इस लेक्चर में आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। स्पेशल पॉइंट्स हैं, कई बार पूछे गए हैं तो उन्हें डिस्कस करना जरूरी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, गुड बाय। घर रहो, सेफ रहो, ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाहर मत जाओ, ठीक है, पढ़े रहो, खाते रहो, पीते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। ओके, गुड बाय।